आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार। गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम मुसलमान शासन स्थापित किया और इसकी भारत में अपने राज्य की स्थापना के दौरान हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसने अजमेर का राज्य अपने अधिकार में ले लिया। गौरी ने अपने भारतीय क्षेत्रों के शासन की व्यवस्था अपने योग्य सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी तथा अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान के दुर्बल और अयोग्य पुत्र गोविंदराज को सौंपा गया था। गोविंदराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और यहीं से हम देखते हैं कि राजपूतों का प्रतिरोध जो था वो शुरू हुआ, किंतु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने विद्रोह किया और गोविंदराज से गद्दी हथिया ली। ऐबक ने हरिराज को के विद्रोह का दमन करके अजमेर का सिंहासन जो था वो एक योग्य तुर्क सरदार को सौंप दिया और गोविंदराज को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया। इल्तुतमिश के काल में ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश के काल में हम देखते हैं कि उसे बहुत से युद्ध लड़ने पड़े थे अपने आप को एक कुशल अपने राज्य को बचाए रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो राजपूताना के इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। परिणाम स्वरूप जालौर के चौहान उदय सिंह के नेतृत्व में, रणथंभौर के चौहान वल्हण देव के नेतृत्व में तथा चित्तौड़ के चौहान जैत्र सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए और धीरे धीरे उन्होंने इन राज्यों की इन अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वो स्वतंत्र हुए वहाँ शक्ति का निरंतर विस्तार किया। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि उसे ऐबक द्वारा ये क्षेत्र दिया गया था। गोविंदराज के बाद उसका पुत्र वल्हणदेव शासक बना और वल्हणदेव ने इल्तुतमिश के काल में तक शासन किया। फिर इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो रणथंभौर का शासक वीर नारायण था और उसने प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश वीर नारायण को पराजित नहीं कर सका और फिर दोनों के बीच में हम देखते हैं कि संघर्ष हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने छल के द्वारा इस दुर्ग को अपने नियंत्रण में ले लिया। रणथंभौर के दुर्ग में अपने अधिकार में स्थापित कर उसे अपनी एक सैनिक चौकी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद पुनः रणथंभौर के ऊपर राजपूतों ने आक्रमण किया और मुसलमान सेना से अपने इस पैतृक राज्य को प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश के बाद कई शासक दिल्ली सल्तनत में आए, रज़िया, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, लेकिन उन सब ने राजस्थान की इन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे अपनी ही शक्ति को बनाए रखने में, या ये कहें हम कि अपने आप को गद्दी पर बनाए रखने में की कोशिश में लगे रहे। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तब तक रणथंभौर का दुर्ग एक अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना ध्यान राजस्थान के इन क्षेत्रों की तरफ केंद्रित किया, उस समय यहाँ राणा हमीरदेव शासन कर रहा था। हमीरदेव के साथ हम अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष की बात करें तो उसके कई कारण रहे। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण विश्व में करना चाहता था, किंतु उसके जो सहयोगी थे उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे भारत में पहले अपने आप को सुदृढ़ करना चाहिए
और फिर विश्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने जब भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करा तो उसने पाया कि उसके राज्य के नज़दीक रणथंभौर का दुर्ग एक अत्यंत ही शक्तिशाली दुर्ग के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए था, और इस दुर्ग पर जब तक वो अपना अधिकार नहीं स्थापित करता तब तक उसका साम्राज्य विस्तार की जो योजना थी वो क्रियान्वित नहीं की जा सकती थी। दूसरा कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष का यदि हम देखें तो वो हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना था। रणथंभौर की दिल्ली शाखा की स्थापना ऐबक के द्वारा गोविंदराज को ये राज्य देकर की गई थी और तभी से ये केंद्र को कर दे रहे थे, लेकिन हमीरदेव चौहान ने ये कर देना बंद कर दिया और अलाउद्दीन इससे नाराज़ हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को अपनी सैनिक चौकी देखने का स्वप्न देखने लगा था, चूँकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था। यहाँ पर सेना इस क्षेत्र को सैनिक चौकी के रूप में स्थापित करके अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों ही तरफ अपना वर्चस्व बनाए रख सकता था, और इसलिए ये इसे अपने अधिकार में लाकर इसे एक मुसलमान सैनिक चौकी के रूप में स्थापित करना चाहता था। एक अन्य कारण जो इन दोनों के बीच में रहा तनाव का वो था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा के विद्रोहियों का, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को हमीर द्वारा आश्रय प्रदान करना। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के कई विद्रोहियों को शरण दे रखी थी और इसका परिणाम ये निकला कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में दोनों के बीच में ज़बरदस्त तनाव उत्पन्न हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से अपने विद्रोहियों को यानी विद्रोहियों को सौंपने की बात करी, और हमीर द्वारा ऐसा नहीं करने पर दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। रणथंभौर का दुर्ग दिल्ली के अत्यंत निकट था और उसकी राजधानी के निकट एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य की स्थापना, एक दुर्ग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी को रास नहीं आ रही थी। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व गद्दी पर बैठा था, उसने 2 बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था और वो पराजित होकर लौट गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी उस पराजय का बदला भी लेना चाहता था। दुर्ग का इस युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति थी। सामरिक दृष्टि से ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये राजस्थान के अभेद्य दुर्गों में से माना जाता था और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इस पर अधिकार करके अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार कर रहा था। हमीरदेव चौहान एक बहुत ही स्वाभिमानी शासक था और उसने अपने स्वाभिमानी गुण के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था और वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, और ये अन्य कारण रहा इन दोनों के बीच में संघर्ष का। संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने शुरू में अपने सूबेदार उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और वे 10,000 घुड़सवारों के साथ रणथंभौर पहुंचा। साथ ही कड़ा के सूबेदार मुफ्ती नुसरत खां को भी उसने सैनिक दस्ते के साथ सहायता के लिए भेजा था। दोनों की संयुक्त सेना रणथंभौर के निकट झाइन के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो गई और उसके बाद वे रणथंभौर तक पहुँचे। हमीर ने अपने 2 महत्वपूर्ण सेनानायक भीम सिंह और धर्म सिंह को इनसे युद्ध करने के लिए भेजा था। राजपूत सेना ने जबरदस्त आक्रमण करके मुस्लिम सेना को पछाड़ दिया और वे धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन मुस्लिम सेना ने वापस संगठित होकर राजपूतों पर, लौटती हुई राजपूत सेना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उलुग खां ने हमीर से उन विद्रोहियों की मांग करी जो कि उसके पास अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध शरण में चले गए थे। हमीर ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। अब मुस्लिम सेना रणथंभौर के दुर्ग की ओर बढ़ी और उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय तक दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। नुसरत खां, जो कि प्राचीर तोड़कर
भीतर घुसने का प्रयत्न कर रहा था वो इस युद्ध में शिकार हो गया, यानी वो तोप का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उलुग खां की ये बात समझ आ गई कि अब दुर्ग को अपने अधिकार में लाना काफ़ी कठिन हो गया है और इसलिए उसने अलाउद्दीन से और सैनिक सहायता की मांग करी। इस स्थिति में अलाउद्दीन स्वयं दुर्ग की ओर आया और उसने 1 वर्ष तक इस दुर्ग का घेराव किया, किंतु हमीर देव ने उसके सभी प्रयत्न निष्फल कर दिए। 1 वर्ष के घेराव के बाद उसने छल कपट का सहारा लिया। उसने हमीर के पास एक संधि प्रस्ताव भिजवाया और उसके सेनापति रतिपाल को संधि वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तात्कालिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर का दुर्ग देने का वादा करके रतिपाल को अपने पक्ष में कर लिया, किंतु कुछ भारतीय लेखक इस बात को अस्वीकृत भी करते हैं। तो इस विषय को लेकर हम जैसा कि पूर्व में भी देखते आए कि राजस्थान के बहुत सारे इतिहास के स्रोत ऐसे हैं जो हमें स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनमें और जो फारसी स्रोत हैं उनमें आपस में मिलान नहीं होता, तो ऐसे में कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि 1 वर्ष की घेराबंदी से दुर्ग में खाद्य सामग्री का संकट उत्पन्न हो गया और फलतः हमीर देव को दुर्ग से बाहर निकल के युद्ध करना पड़ा। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ और रणथंभौर का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकार में ले लिया। हमीर देव की पराजय के कारणों की हम बात करें तो सबसे पहली बात कि अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव की तुलना में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसके पास एक विशाल स्थायी सेना थी और उसकी सेना हमीर की सेना से हर स्थिति में श्रेष्ठ थी। दूसरा कारण, समकालीन स्रोत ये बताते हैं कि इस काल में हमीर देव अपनी प्रजा में अलोकप्रिय हो गया था और ये एक कारण रहा कि जब अलाउद्दीन ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो प्रजा ने शासक का समर्थन नहीं दिया। तीसरे कारण को हम देखें तो हमें समझ आता है कि अपने प्रारंभिक वर्षों में हमीर ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए जो अभियान किए थे उससे उसने अपने निकटवर्तीय राजपूत शासकों को अपना शत्रु बना दिया था। तो इस कारण से अन्य राजपूत शासक जब अलाउद्दीन ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो उसको समर्थन देने के लिए राज़ी नहीं हुए। हमीर में कूटनीति और दूरदर्शिता का भी अभाव था और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किसी प्रकार के कोई मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए, ना ही अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई कूटनीतिक योजना तैयार करी और ये उसके पराजय का एक कारण बनी। युद्ध के दौरान रणथंभौर के दुर्ग को लंबे समय तक अलाउद्दीन ने घेर के रखा था और उसका परिणाम ये निकला कि खाद्य सामग्री जो थी वो दुर्ग के भीतर नहीं पहुंच पाई और ऐसे में दुर्ग से बाहर निकल के युद्ध करना हमीर के लिए आवश्यक हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का ये निश्चय कि वो उस दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करेगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा। अब हम चित्तौड़ पे आक्रमण के विषय में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण चित्तौड़ के दुर्ग पर था। चित्तौड़ के दुर्ग पर जो इस समय रतन सिंह शासन कर रहा था और उसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ प्रतिरोधात्मक युद्ध हुआ। संघर्ष के कारणों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा करी है, कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा, वो अपने आप को संपूर्ण भारत का शासक बनाना चाहता था। दूसरा कारण उसकी विस्तारवादी नीति, वो अपने राज्य में निरंतर विस्तार कर रहा था और अपने राज्य के विस्तार के लिए उसे उत्तर भारत ही नहीं केवल बल्कि दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित करना, मालवा पर अपना अधिकार स्थापित करना, गुजरात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए राजपूताना के इन क्षेत्रों पर, इन दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना उसके लिए आवश्यक हो गया था।
चित्तौड़ की स्थिति भी भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो गुजरात के निकट था। तो मालवा और गुजरात के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करके मालवा और गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के ऊपर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ का राज्य जो था वो एक गौरवशाली राज्य था, और इस राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करके अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से विस्तार कर सकता था। चित्तौड़ सामरिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि बहुत से दो राज्यों की सीमाएं इससे जुड़ी हुई थी, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जाने वाले जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग मूल रूप से, वो चित्तौड़ से होकर गुजरते थे, इसलिए भी चित्तौड़ का महत्व बढ़ गया था। एक अंतिम कारण जिसको लेकर हालांकि इतिहासकारों में कुछ मतभेद है, वो रानी पद्मिनी जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी, उसको प्राप्त करना भी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का एक कारण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए वो निकला, और उसने चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदी के मध्य में अपना शाही शिविर लगाया और दुर्ग को घेरा। अपना शिविर उसने नज़दीक ही पहाड़ी के ऊपर एक निजी शिविर लगाया, और यहाँ से वो दुर्ग के घेरे को नियंत्रित करता था। यहाँ दरबार भी लगाता था, और लगभग 8 माह तक ये घेरा चला, किंतु वो दुर्ग के भीतर पहुँचने के लिए सफल नहीं हो पाया। हालांकि उसने दुर्ग में खाद्य सामग्री और रसद सामग्री का जो मार्ग था उसको रोक दिया, और ऐसे में खाद्य सामग्री की कमी होने की वजह से राणा रतन सिंह चिंतित हो गए। इन सारी परिस्थितियों को देखकर रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता करने का विचार किया, और बहुत सारे साक्ष्यों में हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती है, लेकिन अगर हम उन्हीं सभी जानकारियों को सम्मिलित करके देखें तो हमें एक बात समझ आ रही है कि अलाउद्दीन खिलजी समझौता करने के बहाने रतन सिंह के महल में पहुंचा, और फिर वो रतन सिंह को कैद करके ले आया। इसके बाद रानी पद्मिनी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ हमें उपलब्ध होती हैं अलग अलग ग्रंथों में, जिन पर इतिहासकार एकमत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि रतन सिंह को छुड़वाने के लिए रानी पद्मिनी के पास ये संदेशा भेजा गया कि यदि वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ जाती है तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। और रानी पद्मिनी ने अपनी एक शर्त रखी कि वो अपनी 1600 दासियों के साथ आएगी। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकारा, और फिर वो 1600 पालकियों में अपनी दासियों के साथ अलाउद्दीन के शिविर में पहुंची। उन पालकियों में वस्तुतः दासियां नहीं होके सैनिक थे जिन्होंने रतन सिंह को छुड़वाया और वो उसे वापस लेकर आए। लेकिन ये सारी जो घटनाक्रम हमें इन विभिन्न स्रोतों में दिया गया है उसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, और इतिहासकार इस घटनाक्रम को पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह ने किसी प्रकार का समझौता करने की कोशिश करी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से रतन सिंह को अपने गिरफ्त में ले लिया, और फिर रतन सिंह पुनः स्वतंत्र हुआ, उसको स्वतंत्र कराया गया उसके सैनिकों से, और फिर मुख्य युद्ध लड़ा गया 1303 में। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो खुले मैदान में युद्ध लड़ा था रतन सिंह के साथ, उस युद्ध के बाद प्रवेश किया। पद्मिनी ने जौहर किया, रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ, और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। इसके परिणामों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान में इस युद्ध के बाद मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, क्योंकि राजस्थान के 2 दुर्गों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार स्थापित कर चुका था, जो दोनों ही दुर्ग अभेद्य और अजय माने जाते थे। दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मार्ग अब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया था, और अलाउद्दीन खिलजी आसानी से
अपने इस उद्देश्य की सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था। उसने इन दोनों ही दुर्गों को अपनी सैनिक चौकियों के रूप में स्थापित कर दिया था और भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए सेनाएं यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए, चूँकि ये दोनों सैनिक चौकियाँ बन गई थी, तो दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा भी इन दुर्गों से उसे प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर सदा ही सैनिक उपलब्ध हो रहे थे। राजपूताना के क्षेत्र में, राजपूताना के राज्यों को इन युद्धों से अपार क्षति हुई। राज्य में जो मार्ग थे, उन मार्गों में सैनिकों ने आम जनता को लूटा, खेतों को नुकसान पहुंचाया और इस तरीके से हम देखते हैं कि राजपूत वर्ग जो था उसे अपार जन और धन दोनों की ही हानि हुई। कला तथा धर्म की भी क्षति हुई। चूँकि अलाउद्दीन एक कट्टर मुसलमान था, तो उसने प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म की जो भी कलाकृतियाँ थी, मंदिर थे, उन सबको तोड़वा दिया। हम अगर पराजय के कारणों की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि राजपूतों में एकता का अभाव था, ये संगठित नहीं हो पाए और अलाउद्दीन खिलजी के एक आक्रमण के बाद ये दूसरे आक्रमण के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे और अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए थे। किले में रसद की कमी होना, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक तरीका बन गया था दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने का, उसका घेराव करके उसकी रसद सामग्री को काट देना, जिससे कि भीतर में राजपूत विवश होकर बाहर आके युद्ध लड़ने के लिए विवश हो रहे थे। फिर राजपूतों की जो युद्ध शैली थी वो परंपरागत थी, उसमें उन्होंने कभी कोई परिवर्तन नहीं किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नए परिवर्तनों के साथ युद्ध लड़ा था। राजपूतों के पास स्थायी सेना का भी अभाव था और वे युद्ध के समय में ही सेना को एकत्रित करते थे, तो ऐसे में सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा निष्ठावान नहीं रह पाती थी, जबकि केंद्रीय शक्ति के पास यानी इल्तुतमिश के पास एक स्थायी सेना थी। राजपूतों में कूटनीति का भी अभाव था और आपस में उनकी जो एक दूसरे के साथ जो युद्ध थे, एक दूसरे के साथ जो संबंध थे वो छल कपट के रहे और वे एक नहीं हो सके। विशाल समुदाय का दुर्गों में होना, यानी राजपूतों ने युद्ध काल में बहुत से लोगों को दुर्ग में, अपने परिवारजनों को, अपने सहयोगियों को, सभी को दुर्ग में शरण दे दी थी और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि इससे दुर्ग के भीतर सामग्री की कमी हुई और उन्हें मैनेज करने में दिक्कत हुई और ये भी राजपूतों की पराजय का एक कारण रहा। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम काल आक्रमण जो था वो जालौर के दुर्ग के ऊपर था। जालौर पे इस समय कान्हड़देव शासन कर रहा था और उसने 18 वर्ष तक शासन किया और एक बहुत ही विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य वो स्थापित करने में सफल हो गया था। वो अलाउद्दीन खिलजी का, या ये कहें कि केंद्रीय शक्ति का कट्टर दुश्मन था और इसलिए वो अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो राजस्थान में इस दुर्ग को हासिल करके अपना अंतिम जो महत्वपूर्ण दुर्ग था उसे हासिल करके अपनी विस्तारवादी नीति को के ऊपर अमल कर रहा था और ये संघर्ष के कारण बने। तो जैसा हम पूर्व में डिस्कस करते आ ही रहे हैं कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण कारण था इन युद्धों का। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक कट्टर था। अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव दोनों के मध्य में, दोनों चूँकि अलग अलग धर्म के थे तो दोनों के बीच में एक धार्मिक तनाव था और ये भी इन दोनों के युद्ध का कारण बना। सोनगढ़ का दुर्ग जो था वो काफ़ी सुदृढ़ था और अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण करने का एक कारण ये भी था, जो कि जालौर में स्थित था और वो दुर्ग प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य हो गया था। जालौर जो था वो राजपूत शक्ति का केंद्र बन गया था, क्योंकि 2 क्षेत्रों के ऊपर अलाउद्दीन अपना अधिकार स्थापित कर चुका था और ये स्पष्ट नज़र आने लगा था कि अब वो जालौर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो धीरे धीरे राजपूतों ने अपनी शक्ति को वहाँ पे केंद्रित करना शुरू कर दिया था कान्हड़देव के नेतृत्व में।
जालौर की भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण थी, चूँकि ये मालवा और गुजरात के मार्ग में था, तो इन दोनों ही क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। कानड़देव की सेना ने मुस्लिम सेना को जालौर के मध्य से जाने का मार्ग नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में इस दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करी। उस समय कानड़देव था, लेकिन उससे पूर्व वो गुजरात अभियान के लिए निकला था, और गुजरात अभियान पे जाने से पूर्व उसने कानड़देव से अपनी सेना को उसके मार्ग राज्य से गुजरने की अनुमति मांगी, जो कि कानड़देव ने देने से इनकार कर दिया, और ये एक कारण रहा जो अलाउद्दीन खिलजी जिससे नाराज़ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ से होकर गुजरात अभियान के लिए चला गया, लेकिन लौटते में वो जालौर के मार्ग से आया, और जब वो जालौर के मार्ग से लौट रहा था तो उसकी जो दो सेनानायक थे, उलुग खान और नुसरत खान, उनके नेतृत्व में सेना बहुत सा लूट का माल लेकर आ रही थी, और रास्ते में इनके बीच में नव मुसलमानों, जो कि नए मुसलमानों के नाम से जाने जाते थे, उनमें और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक तरह से विद्रोह हो गया, और परिणाम ये निकला कि ये आपस में नव मुसलमान जो थे वो शाही सेना से कुछ लूट का माल छीनकर भागे, और उन्होंने कानड़देव से सहायता प्राप्त कर ली। कानड़देव ने उन्हें शरण दी, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, और कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी का पूरी तरीके से विरोधी था। साथ ही साथ कानड़देव ने मुस्लिम सेना, लौटती हुई मुस्लिम सेना को जब देखा तो उसने अपने मंत्री जेता देवड़ा को भेजा था ये जानने के लिए कि क्या स्थिति है। तो जेता देवड़ा ने ये जानकारी दी कि ये लूट कर आ रहे हैं गुजरात को, और वहाँ से ये बहुत सी हिंदू मूर्तियाँ लेकर आ रहे हैं अपने साथ, जिन्हें ये तोड़ के मस्जिदों में चिनवाएंगे। तो कानड़देव बहुत नाराज़ हुआ, और कानड़देव ने लौटती हुई सेना के साथ संघर्ष किया, और ये अलाउद्दीन खिलजी और इसके बीच में युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण बना। युद्ध की हम बात करें तो जैसा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि नव मुसलमानों का विरोध हुआ, और यहीं से इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था। जालौर के शासक के ऊपर आक्रमण करने के लिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी। कुछ साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि कानड़देव को आइन उल मुल्क द्वारा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक था, वो उसने तैयार कर लिया था समझौता करने के लिए, और कानड़देव दिल्ली आया। किंतु दिल्ली दरबार में आने के बाद उसे अपनी स्थिति सम्मानजनक नहीं लगी, तो वो बिना ये समझौता करे ही लौट गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। कानड़देव के विरुद्ध इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के राज्य की एक अन्य जानकारी हमें नैन्सी की ख्यात और कानड़देव प्रबंध से भी मिलती है, जिसमें ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज़ा का प्रेम जो था वो वीरम देव, जो कि कानड़देव का पुत्र था, उससे हो गया था। किंतु चूँकि दोनों अलग अलग संप्रदाय के थे, तो इसके लिए विवाह के लिए तैयार नहीं हुए, और ये भी एक कारण रहा था युद्ध का। इन सारी परिस्थितियों के बाद हम देखते हैं कि 1308 में सिवाना के दुर्ग के ऊपर कमालुद्दीन ने आक्रमण किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक थे, और उसे अपने अधिकार में ले लिया। हालांकि इस दुर्ग को प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अंत में छल कपट के सहारे उसने इस दुर्ग को अपने अधिकार में किया। उसने एक राजद्रोही व्यक्ति को, यानी एक भावले को अपने से मिला लिया, और दुर्ग में जो पानी था उस कुंड के अंदर उसमें गौ रक्त मिलवा दिया। पानी की कमी होने की वजह से दुर्ग के द्वार खोल के राजपूतों ने बाहर आके युद्ध किया, और सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उसने उस दुर्ग का नाम बदल के खैरबाद रख दिया। सिवाना से फिर वह आगे जालौर की तरफ बढ़ा, और जालौर में कानड़देव के साथ उसका संघर्ष हुआ। कानड़देव ने बहुत से राजपूत राज्य शासकों से समर्थन प्राप्त कर लिया था। कई राजपूत शासक कानड़देव के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में संघर्ष करने के लिए राजी थे, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के ऊपर आक्रमण किया तो उसे बहुत कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु अंत में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ और जालौर का पतन हो गया।
इस युद्ध की पराजय के कारणों की हम बात करें तो पहला पराजय का कारण तो कानड़ देव का जो अपमान किया गया था उसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी और ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने नई कूटनीति के साथ युद्ध की तैयारी करी। कानड़ देव की अदूरदर्शिता, वो दिल्ली के दरबार से नाराज़ होकर उठ के आ गया और उस या तो उसे पहले जाना ही नहीं चाहिए था, और जब वो गया था तो उसे अन्य किसी तरीके से अपनी दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए था। सिवाना के दुर्ग का पतन एक अन्य कारण रहा। फिर बीका दहिया, जिसने कि जालौर के दुर्ग का मार्ग अलाउद्दीन खिलजी को बताया, ये उसका जो विश्वासघात था वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा इस जालौर के दुर्ग के पतन का। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि समय समय पर छल कपट की नीति अपना रहा था, वो भी एक कारण रहा इस युद्ध में राजपूतों की पराजय का। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही जीवट, महत्वाकांक्षी और साहसी शासक था, और निरंतर वो जालौर के विरुद्ध अभियान में असफल होने के बाद भी बार बार उस पर आक्रमण करता रहा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण राजपूतों की परंपरागत युद्ध नीति रही। तो हमने देखा कि 3 दुर्गों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार स्थापित किया, और ये तीनों दुर्ग एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चले गए, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति का विस्तार हुआ और फिर राजपूतों की शक्ति का पतन हुआ, जो लंबे समय तक अपना सिर पुनः उठाने में सफल नहीं हो पाए।